जय हिंद साथियों। तैयारी कर लो। प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, आपको पता होगा हमने भौतिक विज्ञान की सीरीज शुरू कर रखी थी और हम लोगों ने काफ़ी कुछ टच कर लिया था। सबसे पहले हमने मात्रा के मापन पढ़ा, उसके बाद में अपन ने गति वाला चैप्टर पढ़ा, उसके बाद में अपन ने बल पढ़ा, उसके बाद में अपन ने कार्य, ऊर्जा और शक्ति को ख़त्म कर लिया। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, अपन ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखो, अगर अपन बात करें भौतिक विज्ञान की, आज ये क्या सिस्टम हो रहा है सर? देखो, अपन बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। अगर भौतिक विज्ञान की अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? मात्रा के मापन पढ़ लिया हमने। हम लोगों ने गति वाला चैप्टर पढ़ लिया, हम लोगों ने बल पढ़ लिया, हम लोगों ने कार्य, ऊर्जा और शक्ति भी पढ़ लिया। देखो, आज अपन एकदम से नया टॉपिक पढ़ेंगे। आप कहो तो अपन तरंग वाला चैप्टर शुरू कर लेते हैं, आप कहोगे तो हम विद्युत वाला चैप्टर शुरू कर लेते हैं। एक बार कमेंट के माध्यम से ये बता दीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। एक बार कमेंट के माध्यम से ये बता दिए सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार ये कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग ये अपने टॉपिक हो रखे हैं, इनमें से आपको क्या पढ़ना है। तरंग वाला पढ़ना है। तरंग में अपने पास दो चैप्टर होते हैं, ध्वनि और दूसरा अपने पास है प्रकाश। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इसमें एक तो विद्युत वाला चैप्टर चलता है और एक चुंबक वाला चैप्टर चलता है। आप एक बार कंफर्म करके बता दीजिए कि हमें कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। देखो, जल्दी से बताइए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। इतने देर में मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। देखो, लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था? कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ा था। हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था? माय नाम नरसिंह मीणा। चलो नरसिंह जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बताइए कौन सा चैप्टर अपन को पढ़ना है। कुछ लोग विद्युत वाला बोल रहे हैं, कुछ लोग तरंग वाला बोल रहे हैं। मुझे बताओ कि जो सबसे ज़्यादा वोट आएगा वही मैं स्टार्ट करूंगा। देखो, अगर मैं बात करूं ऊर्जा की, अगर मैं बात करूं ऊर्जा की, ऊर्जा का व्यापारिक मात्र क्या है? ऊर्जा का व्यापारिक मात्र क्या है? प्रेम जी, आप बार बार एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट ना करें। मैंने आपके कमेंट को पढ़ लिया है। प्रेम जी, आपसे रिक्वेस्ट है, एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट ना करें। देखो, ऊर्जा का व्यापारिक मात्र क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। फिर अपन ने शक्ति वाला चैप्टर भी पढ़ा था। शक्ति में अपन ने व्यापारिक मात्र क्या देखा था? हॉर्स पावर। क्या देखा था हमने? हॉर्स पावर देखा था। चलो अपन तरंग वाला चैप्टर शुरू करते हैं। अधिकतर लोगों का आ रहा है कि तरंग 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 तरंग। चलो अपन तरंग शुरू करते हैं। देखो, अब कमेंट करना बंद कर दीजिए। मैं आप लोगों का कमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। अब हमें केवल और केवल स्क्रीन के ऊपर फोकस करना है। देखो, अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपने चैप्टर का नाम है वेव, अर्थात तरंग। इस तरंग को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक अपन ध्वनि वाला पढ़ेंगे और एक अपन क्या पढ़ेंगे? प्रकाश वाला पढ़ेंगे। देखो, ये अपने पास बेसिक रहेगा। इसका, इस चैप्टर का अपने पास बेसिक रहेगा कि तरंग क्या होती है। देखो, अगर अपन बात करें तरंग की, देखो तरंग वास्तव में होती क्या है। देखो, सपोज करो कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और यहां से कोई लो का सरिया ऐसे लटकाया हुआ है। एक बार समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक समझ विकसित कर रहा हूं। सर जी, मैंने तो केवल एक ही बार कमेंट किया था। अरे, एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट किया था, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। कमेंट तो एक ही किया था आपने, लेकिन एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट किया था। देखो, मेरे पास ये क्या है? ये एक दीवार है और इस दीवार के इधर एक वस्तु को ऐसे लटकाया हुआ है। तरंग क्या होती है अपन देखते हैं। देखो, सपोज करो कि आप यहां पर बल लगाते हो। यहां पर आप क्या लगाते हो? बल लगाते हो। बल लगाने के बाद छोड़ देते हो। इसका मतलब जब छोड़ोगे तो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी? वो आगे की ओर, वो आगे की ओर ऐसे गति करेगी।
कैसे गति करेगी, ऐसे गति करेगी। इसका मतलब एक बार गौर करना आपने इसको सबसे पहले क्या किया, आपने इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या किया, डिस्टर्ब किया। क्या किया बताओ, डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने से इसमें क्या उत्पन्न हुआ, इसमें विक्षोभ या कंपन उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ बताओ, इसको डिस्टर्ब करने से क्या उत्पन्न हुआ, या तो विक्षोभ, या अपन क्या बोलेंगे कंपन, या फिर अपन क्या बोलेंगे वाइब्रेशंस। क्या उत्पन्न हुए, वाइब्रेशंस उत्पन्न हुए। अब एक बार गौर करना आप, जैसे ही आप इसको यहां से दबाओगे आपको पता होगा ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मतलब ये जो है ना हिलना बंद हो जाएगी ये। अब एक टाइम बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, ये तरंग अपने आप में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अपन ने क्या किया, अब गौर अपन को ये करना है कि ये तरंग जा किधर रही है, इधर जा रही है, लेकिन इसके माध्यम के कण कैसे गति कर रहे हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। इसका मतलब माध्यम के कण आगे तक नहीं जा रहे हैं, माध्यम के कण खुद गति नहीं कर रहे हैं। माध्यम के कण गति करते तो ये पहले वाला जो कण है ये यहां आता, ये पहले वाला कण कहाँ आ जाता, यहां आ जाता। इसका मतलब अपन को समझ आया यहाँ पे तरंग के अंदर, तरंग में किसकी गति नहीं होती है, कणों की गति नहीं होती है। तरंग में कौन जाता है आगे तक, तरंग में केवल ऊर्जा ही आगे तक जाती है। कौन जाता है, तरंग में केवल ऊर्जा ही आगे तक जाती है। अब मुझे एक चीज बताइए कि क्या आपको तरंग की परिभाषा समझ आई, या फिर दोबारा बताने की कोशिश की जाए। देखो मैंने क्या बताया कि तरंग क्या होती है। देखो तरंग क्या होती है, क्या नहीं होती है। तरंग एक प्रकार का क्या होता है, कंपन या विक्षोभ होता है। इस तरंग के अंदर जो माध्यम होता है, माध्यम के कण खुद गति नहीं करते हैं। देखो मुझे बताइए, मैंने यहां इसको डिस्टर्ब किया तो क्या यहां वाला कण उठ करके यहां गया था क्या, आप कहोगे नहीं। इसका मतलब तरंग के अंदर माध्यम के कण कभी नहीं गति करते हैं। माध्यम में क्या होते हैं, हमेशा ऊर्जा ही आगे तक जाती है। या फिर मैं दूसरी बात करूं, माध्यम में कण गति नहीं करते हैं, माध्यम में कौन जाता है आगे तक, या तो वेग जाती है या फिर क्या जाता है, ऊर्जा जाती है। क्या जाती है, वेग या ऊर्जा। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि तरंग की अपने पास परिभाषा क्या है। देखो अपन बात करते हैं परिभाषा की। तरंग एक प्रकार की क्या है, तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है। जिसमें माध्यम के कण खुद गति करके नहीं जाते। बल्कि अपनी स्थिति के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब देखो मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल बताता हूं, आप समझने की कोशिश करना और इस परिभाषा को रिलेट करने की कोशिश करना कि तरंग क्या होती है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास ध्वनि ऊर्जा है, मेरे पास क्या है, ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि भी तो एक प्रकार की तरंग ही होती है, ध्वनि भी क्या होती है, एक प्रकार की तरंग ही होती है। सपोज करना कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मेरी आवाज को सामने वाला अगर सुन पाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मेरे और सामने जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनके बीच में क्या है, एक माध्यम है। मेरे और स्टूडेंट के बीच में क्या है, माध्यम है। मेरे और स्टूडेंट के बीच में क्या है साथियों, माध्यम है। अब अगर ये माध्यम नहीं होगा, अगर बीच में ये माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि गति नहीं करेगी। सर बिजली की तार में तरंग होती है क्या, बिजली के तार में करंट होता, तरंग नहीं होती है। बिजली के तार में तरंग नहीं होती है, बिजली के तार में करंट होता है। देखो एक बार यहां गौर करना आप, जो मैं बात कर रहा हूं किसकी,
अगर अपन को ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो ध्वनि में हमेशा कौन गति करके जाता है? सॉरी, ध्वनि में क्या होना जरूरी है? माध्यम होना जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है? सपोज करो मैं यहां खड़ा हूं और मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अगर मैं बोलता हूं तो मेरी जो आवाज है अगर वो पीछे तक जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? मेरी आवाज माध्यम से होकर के गुजर रही है। अब होता क्या है, माध्यम के जो कण होते हैं वो कभी भी चल करके वहां तक नहीं जाते हैं। एक स्थान से चल करके अगले स्थान तक वो कभी नहीं जाते हैं। माध्यम के कण कैसे गति करते हैं वो एक बार देखना। जो ये मैंने लाइन लिखी है ना, अपनी स्थिति के इर्द गिर्द, इसका मतलब समझना आप। सपोज करना ये हाथ है, देखो समझने की कोशिश करना आप। मैंने इस हाथ को ऐसे किया है और जैसे ही मैं बोलूंगा इस वायुमंडल में सपोज करो कि माध्यम के कण रखे हुए हैं, जैसे ही मैं बोलूंगा मेरी जो ध्वनि है सबसे पहले इस कण के टकराएगी। जैसे ही टकराएगी ये कण क्या करेगा? अपनी स्थिति से हिलेगा, कंपन करेगा। ये देखो क्या करता है, ये ऐसे कंपन करता है। सपोज करना इधर जा रही है मेरी ध्वनि, जैसे ही कंपन करेगा ये क्या करेगा? अगले वाले कण को क्या करेगा? इसे चोट मारेगा। इसका मतलब अगले वाला कण कंपन में आ गया और ये अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा। ये अपनी स्थिति में क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। अब देखो ये कंपन करने लग गया, अब ये क्या करेगा? अगले वाली को चोट मारेगा और अपनी स्थिति में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि माध्यम के कण क्या होते हैं, जब ये अपन ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो इसमें ये वाला कण क्या करता है? अगले वाले कण को कंपन करने का शक्ति देता है। इसका मतलब ये वाला कण वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ये वाला कण इसको कंपन करवाएगा। इसका मतलब होता यह है कि ये वाला कण कभी भी उठ करके इसको कंपन करने नहीं जाता है। यही बात मैंने यहां लिखी है कि माध्यम के कण खुद गति करके नहीं जाते। इसका मतलब माध्यम के कण यहां से उठ करके यहां नहीं जाते हैं, बल्कि होता क्या है? अपनी ही स्थिति के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन क्या कहते हैं साथियों? इसी को अपन तरंग बोलते हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या ये चीजें आपको समझ आई है या नहीं आई है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि क्या आपको ये सारी बातें समझ आई है या नहीं आई है। प्लीज जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। देखो ये अपने पास किसकी परिभाषा थी बताओ? ये वेव की परिभाषा थी अपने पास। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं बात करूं तरंग की, अगर मैं बात करूं तरंग की कि तरंग कितने प्रकार की होती है, तरंग अपने पास दो प्रकार की होती है। तरंग अपने पास कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तरंग अपने पास कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहले वाली तरंग का नाम क्या है? यांत्रिक तरंग। पहले वाली तरंग का नाम क्या है? यांत्रिक तरंग। चलो आप लोगों ने सबने यस यस बोल दिया। अब आप वापस स्क्रीन के ऊपर अपनी नजर रखिए। मुझे पता है आपके पास जो पहुंचता है वो थोड़ा सा लेट पहुंचता है, आपके पास जो स्ट्रीमिंग पहुंचती है थोड़ी सी लेट हो जाती है। देखो तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, इसका मतलब ये क्या होती है? मैकेनिकल वेव। और ये क्या होती है? नॉन मैकेनिकल वेव। तरंग दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। अब एक बार आप इन शब्दों के ऊपर गौर करना, आपको अपने आप इसकी परिभाषा समझ आ जाएगी। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? यांत्रिक। यहां पे क्या लिखा हुआ है? यांत्रिक। क्या मैं यांत्रिक को यंत्र प्लस इक लिख सकता हूं क्या? क्या मैं यांत्रिक को यंत्र प्लस इक लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे हां सर अपन इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। यंत्र का मतलब क्या होता है? यंत्र का मतलब होता है उपकरण। यंत्र का मतलब क्या होता है? उपकरण। इसका मतलब उपकरण का मतलब क्या होता है? माध्यम। उपकरण का मतलब क्या होता है? माध्यम। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ यांत्रिक तरंग अपन उनको कहते हैं जिनको संचरण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंग। तो मैं यहां लिख देता हूं, जिनको संचरण के लिए
जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो क्या कहलाता है? जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो यांत्रिक तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंग। अब मैं इसका उल्टा यहां लिख दूंगा, जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हो क्या कहलाता है? अयांत्रिक तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अयांत्रिक तरंग। अब एक बार गौर करना, एक बार आप गौर करना, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है? मैंने अभी अभी आपको ध्वनि बताई है। साथियों समझने की कोशिश करना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं आप रटते रहते हो, लेकिन आप लंबे टाइम तक उन बातों को अपनी मेमोरी में सेव नहीं रख पाते हो। तो अगर आपको चीजें समझ आई रहेगी तो आप आराम से बहुत सारे डाटा को अपनी मेमोरी में रख पाओगे। समझना एक बार आप, इस यांत्रिक तरंग को कई बार हम लोग प्रत्यास्थ तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ तरंग। इसका मतलब इसको अपन बोलते हैं इलास्टिक वेव। क्या बोलते हैं साथियों? इलास्टिक वेव बोलते हैं। जबकि इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन इलास्टिक वेव। इसको अपन क्या बोलते हैं साथियों? नॉन इलास्टिक वेव बोलते हैं। समझ गए? अब इसका मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब क्या होता है वो समझना एक बार आप। मैंने आपको पता होगा अभी अभी बताया था, एक कण ये, एक कण ये, एक कण ये और ये, इस प्रकार से मैंने इसका संयोजन कर दिया। सपोज करो कि ध्वनि इस तरीके से इधर से आ रही है। सपोज करो कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, सपोज करना एक बार आप, मैं ऐसे बोल रहा हूं और ध्वनि इधर जा रही है। तो पहले क्या करेगी मेरी ध्वनि? इस पार्टिकल के टकराएगी। किस पार्टिकल के? माध्यम के इस कण को टकराएगी। अब ये कण क्या करेगा? अगले वाले कण को डिस्टर्ब करेगा और अपनी जगह पर आ जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये क्या क्या करेगा? ये कण इसको डिस्टर्ब करेगा और अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये कण इसको डिस्टर्ब करेगा और अपनी जगह पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसी गुण को अपन क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। इसी गुण को अपन क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। आपने कभी जीवन में रबड़ तो देखा ही होगा, जब मैं रबड़ को ऐसे फैलाता हूं वो फैल जाता है, जैसे छोड़ता हूं अपनी जगह पे चला जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे ही मैं रबड़ को ऐसे फैलाता हूं वो फैल जाता है और जैसे ही छोड़ता हूं वो अपनी जगह पर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसी गुण को अपन क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। यही बातें तो इसमें हो रही है। मैंने पहले इसको चोट पहुंचाई या फिर मैंने जैसे ही आवाज बोली, मेरी आवाज इसके टकराई, ये आगे वाले को डिस्टर्ब किया और अपनी जगह पर आ गया। इसी गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। और इसीलिए यांत्रिक तरंग को किस नाम से जानते हैं? यांत्रिक तरंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रत्यास्थ तरंग। और जिनको संचरण के लिए माध्यम की जरूरत ही ना हो वो क्या क्या कहलाती है? अयांत्रिक अर्थात अप्रत्यास्थ तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है? अप्रत्यास्थ। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रकार समझ आए होंगे कि क्या यांत्रिक होती है और क्या अयांत्रिक होती है। अगर मैं बात करूं इनके एग्जाम्पल की, अगर मैं बात करूं इनके एग्जाम्पल की, तो इनका एग्जाम्पल देखना क्या होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा ध्वनि। क्या हो जाएगा? ध्वनि। अगर मैं बात करूं प्रकाश की, तो प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एक खास बात आपको याद रखनी है। प्रकाश एक ऐसी चीज है, प्रकाश एक ऐसी तरंग है, अगर उसके पास माध्यम नहीं भी है तो अपनी माध्यम नहीं होने का वो रोना नहीं रोएगा, वो फिर भी ट्रेवल कर लेगा। कहने का मतलब क्या होता है? जब आपके पास किसी प्रकार के संसाधन की कमी होती है तो आप रोने लग जाते हो, आप अपने आप में हीनता महसूस करते हो कि मेरे पास अगर वो साधन होते, वो संसाधन होते तो मैं ये कर पाता। लेकिन एक बार आप प्रकाश को देखिए, प्रकाश का वेग भी सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग तो फिर भी कम होता है। इसका मतलब क्या होता है? यहां से आप एक मोटिवेशन ले सकते हो कि ध्वनि के पास माध्यम भी है। ध्वनि के पास क्या है? संचरण के लिए माध्यम होने के बावजूद भी, ध्वनि के पास माध्यम होने के बावजूद भी ध्वनि का वेग प्रकाश से बहुत कम होता है। जबकि प्रकाश की बात करूं, प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर उसके पास माध्यम है भी
तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नहीं भी होगा ना, तो वो नहीं होने का रोना नहीं रोएगा। इसका मतलब प्रकाश के पास माध्यम नहीं होगा तब भी संचरण कर लेगा, और होगा तभी भी संचरण कर लेगा। इसका मतलब मैंने यहाँ तो ये लिख दिया। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे पास विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें प्रकाश भी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं भी होती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, एक बार देखिएगा आप। चलो अगले पेज पर देखते हैं अपन। आपने देखा होगा कि यहां क्या होता है, आपने देखा होगा यहां पर क्या होता है, यहां पे देखो सूरज होता है। जब सूरज का प्रकाश धरती पर आता है तो आपको पता होगा कई प्रकार की परतों से होकर के गुजरता है प्रकाश। कई प्रकार की परतों से होकर के प्रकाश क्या होता है, धरती पर आता है। जब आप देखते हो तो इसमें कई प्रकार की वायुमंडलीय परतें होती है। आपने नाम तो सुना ही होगा। जैसे मैं बात करूं, जो पृथ्वी के नजदीक होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। उसको अपन क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, समताप मंडल। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ओजोन मंडल। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मध्य मंडल। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आयन मंडल। अगर मैं इसके ऊपर यहां बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश इन बहुत सारी परतों से होकर के नीचे आता है। जब ये नीचे आता है तो आपको पता होगा ऊपर यहां पर क्या होता है, निर्वात होता है। और निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात एक ऐसी जगह होती है, निर्वात एक ऐसी जगह होती है जहां पर वायु भी घुस नहीं सकती है। इसका मतलब वायु हर जगह अपन को विद्यमान मिलेगी। आप कई बार पढ़ते होंगे कि वायु हर जगह विद्यमान होती है। आप जिस कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हो, आप मुझसे जिस कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हो, उस कमरे में भी वायु क्या है, आई हुई है। लेकिन एकमात्र ऐसी जगह होती है जहां पर वायु भी नहीं जा सकती है। इसका मतलब वायु की भी औकात नहीं है वहां तक जाने की। वो क्षेत्र क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। इसका मतलब वहां पर माध्यम नहीं है। अब यहां से भी आपको पता होगा कि जहां वायु भी नहीं जा सकती है वहां पर प्रकाश होकर के आता है। वहां से प्रकाश क्या होता है, वहां से प्रकाश नीचे आता है। सोचो एक बार आप, कितनी अच्छी बातें है ये। इसका मतलब प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर है भी तो भी ये मना नहीं करेगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, यांत्रिक तरंग, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, अयांत्रिक तरंग। पहला यांत्रिक तरंग और दूसरा क्या था मेरे पास, अयांत्रिक तरंग। अगर मैं बात करूं इनके बारे में कि यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती है, लेकिन अगर मैं इसमें और बताऊं आपको तो ये होता है मेरे पास अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा मेरे पास क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग। जिसको पर इसको तो अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, और इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। इसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। अब एक बार गौर करना आप, अयांत्रिक तरंग में तो अपने पास हो ही जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। इसको भी अपन देखेंगे, इनको भी अपन देखेंगे, और इनको भी अपन देखेंगे। अब मैं अगर बात करूं इन दोनों का कंपैरिजन करवाऊं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग का, तो एक बार अपन नई स्लाइड खोल लेते हैं। देखो एक तरफ तो मैं लिख देता हूं अनुदैर्घ्य, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं अनुप्रस्थ।
देखो अपन इनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट जानते हैं कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूं, सबसे पहले पॉइंट की अपन बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा कि अनुदैर्घ्य किस प्रकार की तरंग होती है, अगर मैं बात करूं अनुदैर्घ्य किस प्रकार की तरंग होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग में आपको याद क्या रखना है। देखो अनुदैर्घ्य जो तरंग होती है वो एक दूसरे के क्या होती है बताओ, समांतर होती है। अनुदैर्घ्य तरंग के अंदर जो संचलन होता है वो किस रूप में होता है बताओ, समांतर रूप में होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यदि ध्वनि इधर जा रही है, सपोज करो कि अगर तरंग की दिशा इधर है तो माध्यम के कण भी उधर ही गति करने चाहिए। आपको पता होगा समांतर का मतलब क्या होता है, अगर तरंग इधर जा रही है तो माध्यम के कण भी उधर ही गति करने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है समांतर। और आप जानते होंगे समांतर जब होता है ना, समांतर जब होता है तो उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। मैंने आपको क्या बताया, दोबारा फोकस करना। जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, देखो रोहित जी, अगर आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप प्लीज जो टेक्निकल है उन लोगों से, जो मैनेजमेंट है उन लोगों से आप बात कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ सुझाव दे देंगे। समझ गए आप, एक बार आप पढ़ने के ऊपर फोकस कीजिए। देखो मैंने क्या कहा, दो प्रकार की तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अगर मैं अनुदैर्घ्य तरंग की बात करूं तो अनुदैर्घ्य तरंग हमेशा समांतर रूप में गति करती है। किस रूप में जाती है, समांतर रूप में। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं, 2 नंबर पे मैं बात करता हूं किसकी, एग्जाम्पल की। किसके एग्जाम्पल की, अनुदैर्घ्य की। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ध्वनि। इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, इसका एग्जाम्पल मेरे पास है ध्वनि अर्थात साउंड। आईफोन में डाउनलोड नहीं हो रहा है, तैयारी कर लो प्लीज सर बताइए। सर एक बार बैक पेज दिखाना। लो ये बैक पेज दिखा देता हूं, ये बैक पेज दिखा दिया मैंने। यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अयांत्रिक तरंग मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। सर क्लास के टाइम क्या है, देखो क्लास का टाइम क्या होता है, चीजें बदलती रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि क्लास का टाइम 1 घंटे पहले आपको बताया जाता है। आपको क्लास का टाइम एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि अगले दिन साइंस की क्लास कब होगी, पॉलिटी की क्लास कब होगी, जियोग्राफी की क्लास कब होगी, सब आपको एक दिन पहले बताया जाता है। अगर इससे पिछली स्लाइड देखनी है आपको तो इससे पिछली स्लाइड ये थी, इससे पिछली स्लाइड मेरे पास देखो ये थी। अगर आप ये देख रहे हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां पर भी आप देखते हो ना तो आपको इन सब चैप्टर की पीडीएफ मिल जाती है आपको कि हम क्या पढ़ते हैं। यहां देखना मैं क्या बता रहा था, इस अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल क्या है अपने पास, इस अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल क्या है, ध्वनि है। अब आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये समांतर है या लंबवत है, या तो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन अपन कोशिश ये करेंगे, लेकिन अपन कोशिश ये करेंगे कि हमें चीजें कम से कम रटनी पड़े। समझ रहे हो आप। अब एक बार गौर करना, आप सपोज करना, आप मैं दोबारा आपको समझाता हूं कि ध्वनि समांतर रूप में कैसे हुई या अनुदैर्घ्य तरंग समांतर रूप में कैसे विचरण करती है, समझने की कोशिश करना। आप सपोज करना कि मेरे पास ये माध्यम का कण है, मेरे और सामने जो बैठे स्टूडेंट है, मेरे और स्टूडेंट के बीच में क्या है, वायुमंडल है। अब सपोज करो ये वायुमंडल के 5 कण है, 1 2 3 4 और 5। अब मैं जैसे बोलूंगा तो मेरी आवाज किधर जा रही है, उधर जा रही है। मेरी आवाज किधर जा रही है, उधर जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है। अब एक बार गौर करना, मेरी आवाज सबसे पहले मेरे निकट जो कण है उसके टकराएगी। इसका मतलब मेरी आवाज किसके टकराएगी, इसके टकराएगी। अब ये कण क्या करेगा, उधर गति करेगा। देखो गति करने का मतलब ये नहीं है कि ये कण उठ करके यहां चला जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये कण क्या करेगा, अगले वाले कण को डिस्टर्ब करेगा। इसका मतलब ये कण किधर जा रहा है, देखो ये इधर जा रहा है, इधर ही तो जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर
ध्वनि इधर जा रही है, अगर ध्वनि तरंग इधर जा रही है तो माध्यम के कण भी किधर जा रहे हैं, माध्यम के कण। या फिर अपन बात कर लें कि ऊर्जा किस दिशा में संचरित हो रही है, इसी दिशा में संचरित हो रही है। इसीलिए अपन इसको क्या बताया है, इसीलिए अपन इसको क्या बताए हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बताया है, समांतर रूप से तरंग बताया है। अगर मैं बात करूं 3 नंबर के पॉइंट की, अगर मैं बात करूं 3 नंबर के पॉइंट की, सर मैंने कल ही कोर्स लिया है, मानवी जी या मानव जी जो भी हो आप, अगर आपने कल ही कोर्स लिया है कोई दिक्कत नहीं है, आपको पिछली सारी क्लास दिखाई दे देगी, परेशान होने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। अब अगर अपन बात करें अनुदैर्घ्य तरंग के एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल का मतलब तो मैंने आपको ध्वनि बता दिया, लेकिन ये कौन कौन से माध्यम में संपन्न होती है, इसका मतलब ये क्या करती है। अगर मैं बात करूं ये ठोस, द्रव और गैसों में संचरण कर सकती है। ये ठोसों में, द्रव में और गैसों में संचरण कर सकती है। अगर मैं आगे बात करूं 4 नंबर के पॉइंट की, अगर मैं आगे बात करूं 4 नंबर के पॉइंट की, एक बार गौर करना आप, अनुदैर्घ्य तरंग की बात कर रहे हैं अपन। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, देखो अनुदैर्घ्य तरंग में पहले क्या होता है, सपोज करो ये इस प्रकार से यहां बना रहा हूं एक बार डायग्राम। अनुदैर्घ्य तरंग में मैंने आपको ध्वनि को लेकर के समझाया था। देखो इसमें क्या होता है कि पहले जब इसको अपन डिस्टर्ब करते हैं तो ये क्या करता है, ये सिकुड़ता है, ये क्या करता है, सिकुड़ता है। सपोज करो ये 5 कण है तो पहले क्या करेगा, इसके टकराएगा, इसका मतलब देखो ये सिकुड़ गया, थोड़ा सा सिकुड़ा हो, किस नहीं सिकुड़ा है, इसका मतलब पहले क्या करता है, ये सिकुड़ता है, फिर वापस क्या करता है, ये फैलता है। क्या होता है, मतलब ये फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है। इसका मतलब ये जो मेरे पास अनुदैर्घ्य तरंग है ये किस रूप में गति करती है, किस रूप में संचरण करती है, तो ये करती है संपीड़न और विरलन के रूप में। ये किस रूप में गति करती है, संपीड़न व विरलन के रूप में। संपीड़न का मतलब क्या होता है, पहले वो सिकुड़ती है, इसका मतलब पहले वो कंप्रेस होती है, फिर क्या होती है, फैलती है। देखो अगर आपको यहां समझ नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल समझिए एक बार आप। देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है स्प्रिंग। आपको पता है स्प्रिंग एक प्रकार से ठोस माध्यम हो गया। मैं जैसे ही इसको दबाऊंगा, देखो अभी क्या ये, या मानो कि अभी क्या ये सिकुड़ी हुई है, या फिर अभी मान लो ये फैली हुई है, इसको मैं दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी बताओ, सिकुड़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगी, और पास पास में आ जाएगी, ऐसे और पास पास में आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या हुई, इसका मतलब इसमें क्या हुआ बताओ, संपीड़न। अर्थात मैंने इसको क्या किया बताओ, कंप्रेस किया है, तो कंप्रेशन हो जाएगा। अब आपको पता होगा जब मैं इसके ऊपर से दबाव को छोड़ दूंगा तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, विरलन हो जाएगा। इसका मतलब वापस क्या हो जाएगा, एक्सपांसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, एक्सपांसन। इसका मतलब ये वापस फैल जाएगी। अब आपको देखो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए अनुदैर्घ्य तरंग में। पहला कौन सा था कि अनुदैर्घ्य तरंग समांतर रूप में गति करती है, आपको समझ आया होगा। देखो दोबारा बताता हूं, माध्यम के कण है, ध्वनि इधर जा रही है तो माध्यम के कण भी इधर जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों की दिशा क्या हो गई, एक ही हो गई। इसका मतलब अनुदैर्घ्य तरंग हमेशा किस रूप में गति करती है, समांतर रूप में। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ध्वनि। अब आपको लंबे समय तक अपनी मेमोरी में इन डाटा को कैसे सेव रखना है, यहां देखना है बार आप। देखो यहां पे क्या आ रहा है, ये अनुदैर्घ्य, क्या आ रहा है, अनुदैर्घ्य। इसका मतलब यहाँ पे द आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, द। इसका मतलब अनुदैर्घ्य का मतलब क्या हो गया, ध्वनि। अनुदैर्घ्य का मतलब क्या हो गया, ध्वनि हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसमें कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरण कर सकती है, अगर मैं बात करूं किस रूप में गति करती है, संपीड़न व विरलन के रूप में। अब अपन आगे चलते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं ये अनुप्रस्थ तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग की अपने पास क्या खास बात है, ये जो होती है ना, ये किस रूप में गति करती है, ये लंबवत रूप में जाती है। ये किस रूप में जाती है बताओ, लंबवत रूप में जाती है। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की,
तो प्रकाश मेरे पास एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, अनुप्रस्थ तरंग का। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। अब प्रकाश के अंदर ये लंबवत कैसे हुआ ये समझने की कोशिश करना एक बार आप। देखो ये मेरे पास क्या है, एक कमरा है और कमरे के ऊपर मैंने एक रोशनदान को छोड़ रखा है। देखो ये एक कमरा है, कमरे के ऊपर एक रोशनदान को मैंने छोड़ रखा है। आपने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, आपने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जब अपन रोशनदान को ऊपर छोड़ते हैं तो उसमें प्रकाश अपन को आता हुआ नजर आता है। इसका मतलब जब रोशनदान अपन ऊपर छोड़ते हैं, वेंटिलेटर बोलते हैं इसको अपन, जैसे अपन ऊपर छोड़ते हैं तो क्या होता है, प्रकाश का मार्ग अपन को सीधा सीधा दृष्टिगोचर होता है, अपन को आराम से दिख जाता है। अब आपने देखा होगा जो प्रकाश का मार्ग होता है, उस प्रकाश के मार्ग में धूल के कण रेंडमली ऊपर नीचे मोशन करते हुए अपन को दिखाई देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें माध्यम के कण ऐसे बहुत सारे कण गति करते हैं इसमें ऊपर नीचे। अब एक बार गौर करना, सपोज करना कि प्रकाश इधर जा रहा है, प्रकाश किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन इसके अंदर माध्यम के कण कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर। इसका मतलब इस प्रकार से गति करते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए आप, जब ये प्रकाश उधर जा रहा है और माध्यम के कण ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, देखो अगर प्रकाश उधर जा रहा है और माध्यम के कण ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। यहां पर एंगल कितने डिग्री का बना, यहां पर एंगल बन गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का मतलब होता है लंबवत रूप में। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, लंबवत रूप में। अब आपको पता चला होगा अनुप्रस्थ तरंग किस रूप में गति करती है, लंबवत रूप में। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या हो जाएगा, प्रकाश। अब याद कैसे रखना है, देखो एक बार आप, यहां पर क्या आ रहा है, अनुप्रस्थ में प्र, और प्रकाश में भी क्या होता है, प्र होता है। तो अनुप्रस्थ किस प्रकार की तरंग है, सॉरी प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब अगर मैं बात करूं, ये तो किस रूप में बहती है, संपीड़न और विरलन के रूप में, जबकि ये किस रूप में बहती है, देखो ये ऐसे जाती है एक प्रकार से। तो देखो पहले ये ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। इसका मतलब ये जो तरंग होती है ना, ये शीर्ष व गर्त के रूप में गति करती है। ये जो होती है ना, ये शीर्ष व गर्त के रूप में गति करती है। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो प्रकाश तरंग है ये किस रूप में गति करती है, अनुप्रस्थ तरंग किस रूप में गति करती है, शीर्ष व गर्त के रूप में। जबकि ये अनुदैर्घ्य तरंग किस रूप में गति करती है, संपीड़न व विरलन के रूप में। किस रूप में गति करती है, संपीड़न व विरलन के रूप में। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग दोनों अच्छे लेवल से समझ आई होगी कि अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। एक बार आप लोग कंफर्म करके बता दीजिए मुझे कमेंट के माध्यम से कि क्या ये सारी चीजें आपको समझ आई है या नहीं आई है। एक बार आप कमेंट के माध्यम से मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या ये सारी बातें आपको समझ आई है या नहीं आई है। देखो जब तक आपका जवाब नहीं आता तब तक मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था तरंग, कि तरंग क्या होता है और क्या नहीं होता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि तरंग के अंदर अपन दो चैप्टर पढ़ेंगे, एक ध्वनि का और दूसरा प्रकाश का। इसका मतलब मोटे मोटे चैप्टर अपने पास यही है। आज अपन क्या पढ़ रहे थे, आज अपन इसका क्या पढ़ रहे थे, आज अपन इसका क्या पढ़ रहे थे। ये संजय जी है, कौन है नाम पता नहीं चल पा रहा, कि सर एक बार और। देखो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो अगर आपको ये चीजें एक बार और पढ़नी है तो ये जो वीडियो है ना ये ऐप में सेव हो जाएगा। ये वीडियो ना ऐप में सेव हो जाएगा, आप कितनी भी बार देख सकते हो। समझ गए आप। प्रेम जी गोदारा कह रहे हैं कि सर जी समझ में आ गया। सर विगत को इंग्लिश में बताना।
अरे तरंग में आपको पढ़ा रहा हूं, कभी देखना आप, एक बार गौर करना आप। मैंने हिंदी के वर्ड के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड यूज किए। देखो तरंग को मैंने क्या बताया, वेव बताया है। अगर मैं यहां बात करूं, देखो यहां मैंने क्या बताया आपको, अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कंपन होगा, इसका मतलब क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। इतनी हिंदी और इंग्लिश तो आपको पता होनी चाहिए, इतनी हिंदी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। देखो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं वापस से कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने तरंग बताई, तरंग की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई कि तरंग एक प्रकार की ऊर्जा होती है। देखो आगे, देखो मैंने आपको क्या बताई कि तरंग एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसमें माध्यम के कण खुद गति करके नहीं जाते हैं, माध्यम के कण खुद गति नहीं करते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, जो माध्यम के कण होते हैं वो अपने ही स्थिति के इर्द गिर्द गति करते हैं, अपनी स्थिति को छोड़ करके नहीं जाते हैं, अपनी ही स्थिति के इर्द गिर्द गति करते हैं ऐसे। इसको अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन परिभाषा कहते हैं वेव की। अब मैंने आपको आगे क्या बताया वो अपन देख लेते हैं। देखो तरंग दो प्रकार की होती है। अब एक बार गौर करना आप कह रहे हो कि इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। अब मुझे एक चीज बताइए आप, मैंने यहां जो यूज किया एक बार देखिएगा आप। तरंग को अपन क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, यहां मैंने क्या लिखा है, ये यहां मैंने क्या लिखा है, ये आपके लिए तो लिखा है जिनको प्रॉब्लम होती है। तरंग या वेव दो प्रकार की होती है, पहली मैकेनिकल और दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। देखो यहां पे लिखा हुआ, माध्यम की क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है। यहां पे लिखा हुआ है जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, क्या कहलाता है, यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग को अपन और किस नाम से जानते हैं, प्रत्यास्थ तरंग। यहां पे मेरे पास दूसरे नंबर पे क्या आ गई, अयांत्रिक तरंग, जिनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। इनको संचरण के लिए, सर वीडियो सेव नहीं हो रहा। अरे वीडियो सेव कब होता है पता है क्या आपको, जब लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाती है और आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ता है, उसके बाद में वीडियो सेव होता है। सारे वीडियो सेव हो जाते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हो उनको, सब हो जाएगा ये। देखो 2 नंबर पे अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके एग्जांपल मैंने आपको क्या बताए थे, विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि प्रकाश एक ऐसी चीज है अपने पास, प्रकाश एक ऐसी तरंग है जो कभी भी अपन को, अपने आप को संसाधन की कमी महसूस नहीं होने देता है। जब इनके पास संसाधन नहीं भी होते हैं तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। देखो आप इसके पास, जब प्रकाश किसी माध्यम में गति करेगा तो उसका वेग कम हो जाता है, जबकि उसके पास संसाधन नहीं होंगे। इसका मतलब जब उसके पास माध्यम नहीं होगा, अर्थात जब वो निर्वात में गति करेगा तो उसका वेग सर्वाधिक होता है। कितना होता है प्रकाश का वेग निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसमें होता है ये, निर्वात में होता है। अब एक बार गौर करिएगा आप, निर्वात में, इसका मतलब उसके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, फिर भी देखो वो कितनी तेज दौड़ता है। और ध्वनि के पास साधन ही साधन होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, फिर भी उसकी गति पता है आपको कितनी होती है, फिर भी उसकी गति बहुत कम होती है। अगर मैं बात करूं कितनी होती है उसके अंदर, 332 मीटर प्रति सेकंड, ये उसकी गति होती है। अब एक बार सोचिएगा आप, कितनी कम स्पीड होती है ध्वनि की, लेकिन प्रकाश के पास कोई माध्यम नहीं, कोई संसाधन नहीं, फिर भी अपने संसाधन का रोना नहीं रोता है, लेकिन सबसे तेज दौड़ता है। यही अपन को करना है। सर मैंने कमेंट ये 10 मिनट पहले जो पढ़ाया उसके लिए बोला। संजय जी आपको जो कमेंट किया है मेरे को समझ नहीं आ रहा आप किस बात के लिए पूछ रहे हो, लेकिन एक ही कमेंट ना आप बार बार कॉपी पेस्ट मत किया करो। मैं आपका एक ही कमेंट एक बार में पढ़ लेता हूं। देखो इसका वेग क्या होता है, कम होता है, जबकि इसमें वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको क्या बताया कि यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की हो जाएगी, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अगर मैं अनुप्रस्थ की बात करूं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। अनुदैर्घ्य को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। अगर मैं बात करूं अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग का उदाहरण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी हो जाएगी, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगी। इसके बाद में अपन और आगे बात करते हैं। देखो और आगे मैंने आपको क्या बताया, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग
कि मैंने आपको अलग अलग दिखाया है कि क्या अनुप्रस्थ होता है और क्या अनुदैर्घ्य होता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अनुदैर्घ्य तरंग समांतर रूप में गति करती है। किस रूप में गति करती है, समांतर रूप में। फिर मैंने आपको क्या बताया, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मेरे पास ध्वनि है। अगर मैं बात करूं 3 नंबर पे, जब अनुदैर्घ्य तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो माध्यम कौन कौन से हैं, ठोस, द्रव और गैस। और ये जो होती है ना ध्वनि अर्थात अनुदैर्घ्य तरंग, ये किस रूप में गति करती है। सर मैं 10 मिनट लेट था। अच्छा 10 मिनट लेट थे क्या आप, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे ही वीडियो ऐप के ऊपर आ जाए आप दोबारा से देख लेना, समझ गए आप। अब अपन आगे चलते हैं। ये जो अनुदैर्घ्य तरंग है ये संपीड़न व विलयन के रूप में जाती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष व गर्त के रूप में जाती है। और ये किस प्रकार की तरंग है, लंबवत। एग्जाम्पल क्या है, प्रकाश। ये मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया कि अपने पास तरंग का बेसिक्स क्या है। अब एक बार मैं आपको विद्युत चुंबक की तरंग के बारे में बता देता हूं। कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। देखो 2 मिनट में अपन को विद्युत चुंबकीय तरंग देख लेनी है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। आपने देखा होगा कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाश निकलता है, इसका मतलब सूर्य के प्रकाश तो एक प्रकार की तरंग हो गई, लेकिन सूर्य के प्रकाश में कौन सी तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब सूर्य का जो प्रकाश होता है वो किस प्रकार का होता है बताओ, सफेद प्रकाश होता है। और आप भी जानते होंगे सफेद प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है। कितने रंगों में टूट जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है। इसी प्रकार से ये जो विद्युत चुंबक की तरंग है ये भी 7 भागों में टूट जाती है। अगर मैं पहले वाले भाग की बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले क्या हो जाएगी, गामा किरणें। अगर मैं बात करूं 2 नंबर पे तो मेरे पास क्या हो जाएगी, अक्स किरणें। फिर मैं अगर बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगी, पराबैंगनी किरणें। देखो सबसे पहले क्या होती है, गामा किरणें, फिर अक्स किरणें, फिर क्या होती है, पराबैंगनी किरणें। अगर मैं बात करूं टोटल कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगी, दृश्य किरणें। फिर मेरे पास क्या हो जाएगी, अवरक्त किरणें या अवरक्त तरंगे। अगर मैं बात करूं फिर मेरे पास क्या हो जाएगी, सूक्ष्म रेडियो तरंगे। और फिर मेरे पास क्या हो जाएगी, दीर्घ रेडियो तरंगे। ये टोटल 7 भागों में विद्युत चुंबकीय तरंगे टूटती है। अगर मैं बात करूं ये जो तरंग होती है ना, सबसे पहले नीचे कौन सी तरंग पहुंचती है, धरती के ऊपर, दृश्य किरणें। और जैसे ये किरणें धरती पर पहुंचती है अपन कोई भी चीज को देख पाते हैं, इसीलिए इस किरणों का नाम क्या पड़ा, दृश्य किरणें। और इस किरण की खोज किसने करी, न्यूटन महाशय ने। इस किरण की खोज किसने करी बताओ, न्यूटन महाशय ने करी। थैंक यू गुरुजी, अच्छा टीच कर रहे हो। देखो अपन को सामने एक बार फोकस करना है। गामा किरणें, अक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें ये धरती तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ये धरती तक पहुंचती है, सपोज करो ये गामा किरणें धरती पर आएगी तो ये क्या करेगी, अपनी बॉडी को आर पार कर जाएगी और अपन को कई प्रकार के रोग हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ये मानव शरीर को क्या करती है, पार कर जाती है। लेकिन जो अक्स किरणें होती है ये केवल और केवल हड्डियों को छोड़ती है और अपने शरीर को पार कर जाएगी। इसीलिए अपन जब अक्सरा करते हैं, तो अक्सरे में क्या आती है, केवल हड्डियां आती है। इसका मतलब जो अक्सरे करते हैं अपन किन किरणों की सहायता से करते हैं, अक्स किरणों की सहायता से करते हैं। ये जो किरणें होती है ना ये हड्डी और अपने पूरे शरीर को पार कर जाएगी, जबकि ये किरणें केवल और केवल अपने शरीर को पार करती है, हड्डियों को पार नहीं कर पाती। इसीलिए हड्डियों का मानचित्र बन जाता है। अगर मैं बात करूं पराबैंगनी किरणें, ये भी धरती तक नहीं आनी चाहिए। अगर ये धरती तक आएगी तो अपन को क्या हो जाएंगे, बहुत सारे त्वचा रोग हो जाएंगे। इसीलिए इनको रोकने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। आपको पता होगा ओजोन परत इसको रोकती है, तो
आगे आएगी नहीं। फिर अपने पास ये बहुत सारी तरंगे आती है। अगर मैं बात करूं अवरक्त तरंगे कहाँ होती है, आप रिमोट देखते होंगे, रिमोट के अंदर कौन सी तरंग होती है, अवरक्त तरंगे होती है। सूक्ष्म रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंगे कहाँ होती है, आपने देखा होगा कि आप बात कर पाते हो दूर लोगों बैठों से, इसका मतलब क्या होता है, वहां पर जो भी तरंगे होती है वो कौन सी होती है, सूक्ष्म रेडियो तरंगे होती है। एक बार अपन ने सारी की सारी किस्में देख ली, ब्रीफ में देख ली है। अब अपन आने वाले दिनों में ध्वनि और प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस साथियों अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब आपकी जल्दी ही दूसरी क्लास होने वाली है, तो मुझे अलविदा आपको कहना पड़ेगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए और आप आराम से पढ़ते रहिए। सर्दी का समय है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है और अपने एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो आप खूब मेहनत करिए और अपने परिणाम को सुनिश्चित करिए। तो चलो आज के लिए बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए।